नमस्कार। वाङ्मय के इस पेज से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम एक विपद से गुज़र रहे हैं, एक ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जब कोरोना से कोविड से हम सभी भयभीत हैं और एक विषम और त्रासदी जो है हर एक के जीवन में वहाँ पर आई हुई है। ऐसे समय पर बौद्धिक चर्चा करना हालांकि कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम एक और देखते हैं कि हमारा श्रमिक वर्ग जो सड़कों पर है और जो भूख से और तमाम विपरीत से वो जूझ रहा है, तो ऐसे में कर्म की और सृजन की प्रेरणा भी हमें सतत मिलती है। हम सभी कुछ मानवीय रहें और अधिक मानवीय होकर उस वर्ग की मदद करते रहें, ऐसा जज्बा हम बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना। सबसे पहले बात मैं वाङ्मय के बारे में करना चाहूँगी, वाङ्मय और फिरोज जी के बारे में करना चाहूँगी, शगुफ्ता जी के बारे में करना चाहूँगी कि ये वो संपादक हैं जो सबाल्टर्न स्टडीज़ पर, जो हाशिए का वर्ग है, उस पर सतत काम कर रहे हैं। और साहित्य का महनीय उद्देश्य भी वही होता है कि जब ऐसे विषय उठाए जाएं जो कि सतत हाशिए पर रहे हैं और जिन्हें मुख्यधारा में लाने के प्रयास कहीं ना कहीं समाज करना भूल चुका है, तो ऐसे विषय उठाने के लिए मैं फिरोज जी को साधुवाद देती हूँ, मैं वाङ्मय को साधुवाद देती हूँ, मैं विकास प्रकाशन को साधुवाद देती हूँ। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। मेरा सभी को नमस्कार और शुक्रिया कि आप यहाँ आए। जैसा कि आज का जो विषय जो मुझे दिया गया है वो है हिंदी कहानियों में दैहिक संज्ञाएं और सामाजिक दृष्टिकोण। जब हम समाज की बात करते हैं और समाज को जब हम लैंगिक दृष्टि से देखते हैं, तो ये हम जानते हैं कि हमने उसे एक पुरुष और एक स्त्री के रूप में हमने बांटा है। और ये क्यों बांटा है? क्योंकि हमें हमेशा से एक द्वैत के रूप में देखने की, जिसे हमने बाइनरी विज़न कहा है, उसके रूप में देखने की हमारी दृष्टि रही है। जब हम उस दृष्टि के बाबत बात करते हैं तो हमने वहाँ पर एक पुरुष सत्ता स्थापित की और एक स्त्री की सत्ता स्थापित की। मुख्यतः हम इन्हें दो ही वर्गों में बांटकर बात करते हैं। हम वहाँ जो एक तृतीय वर्ग और है जिसे हमने बना दिया है, हालांकि वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ भी विभेदीकरण नहीं, क्योंकि हम सभी मानवीय पहले हैं, हमें वो बात करनी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। और जब हम बात करते हैं लैंगिक दृष्टिकोण से, तो एक को सेकंड सेक्स बता दिया जाता है और एक को वहाँ पर थर्ड जेंडर हम बता देते हैं। हालांकि थर्ड जेंडर ये जो संज्ञा है वो भी संवैधानिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हुई है। वहाँ ट्रांसजेंडर जो नाम दिया गया है, और उसे हम एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ संपूर्ण LGBT जो समुदाय है वो वहाँ पर मौजूद है। तो एक वो वर्ग जो तनिक कुछ विकृतियों से ग्रस्त है, जो अपनी संवेदनाओं से जूझ रहा है, जो कि अपनी सामाजिक स्वीकार्यता से जूझ रहा है, जो एक सामाजिक अस्मिता की पहचान के लिए जूझ रहा है, हम उस वर्ग को वहाँ देखते हैं और उस वर्ग को तमाम विक्षोभों से गुजरते हुए देखते हैं, तमाम विचलनों से गुजरते हुए देखते हैं, और कहीं न कहीं हम उसे एक हाशिए पर धकेल देते हैं और उसे एक हंसी का विषय, ठिठोली का विषय हम बना देते हैं। हम जब से हमने इस वर्ग को देखा है, एक सामान्य रूप से, जब हम बौद्धिक रूप से इतने समृद्ध नहीं हुए, या जो समाज का जो आईना है वहाँ जब हम देखते हैं, तो कुछ तीज त्योहारों पर उनकी उपस्थिति वहाँ पर देखते हैं हम। किन्हीं जो वैवाहिक आयोजन है या कोई शुभ कार्य जहाँ है, जहाँ कुछ नेग चाहिए होता है, या जहाँ पर हम हमारे शुभ की कामना करते हैं, शुभत्व की कामना करते हैं, वहाँ हम उस वर्ग को बीच में लेकर आते हैं। वहीं हमें उसके पहल दर्शन होते हैं, और शायद हम तब भी उससे मुंह मोड़ लेना चाहते हैं, तब भी हम उससे भाग जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कोई बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, उस परिवार की क्या स्थिति होती है, और उस परिवार की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदारी ले सकता है? क्या स्वयं परिवार इसके लिए उत्तरदायी है, या उसके इर्द गिर्द रहने वाला वो समाज जो ये बात तय करता है कि एक जो बालक है उसको या तो जन्मना पुरुष होना चाहिए या स्त्री?
इन सभी प्रश्नों को टटोलने से पहले हमें हमारे इतिहास में झांकना होगा। हमें बात करनी होगी हमारी संस्कृति की, कि क्या हमारी संस्कृति ये कहती है, अगर हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात करें। देखिए, जब हम जेंडर स्टडीज़ का तो अगर हम भारतीय परिवेश में बात करते हैं और भारतीय परिवेश में अगर इस कल्पना को देखते हैं, तो एक शब्द जो बहुत सारे शब्दों के हमने मनमाने अर्थ लिए हैं और उसे चलन में हम ले आए हैं। हम जब पुरुष शब्द को लेते हैं तो पुरुष का क्या अर्थ है, क्या सोचते हैं आप पुरुष के बारे में? पुरुष का अर्थ जो है कि देह रूपी पुरी में जो शयन करता है वो पुरुष है। लेकिन क्या हमने स्त्री को वो नाम दिया? हमने एक अलग नाम दे दिया उसे स्त्री। तो ये किसने जेंडर जो है वो किसने बनाया? सेक्स और जेंडर में यही महीन अंतर है कि जो सेक्स है, जो हमारी जैविक संरचना है, वो हम इस सृष्टि में लेकर यहाँ जन्मते हैं, लेकिन जेंडर वहाँ आते ही हम तय कर देते हैं। उसका आचार व्यवहार जो सांस्कृतिक परिवेश में तय कर देते हैं, वो जेंडर हो जाता है। लेकिन जो एक और वर्ग है उसके लिए तो हमने जेंडर भी तय नहीं किया, हमने ट्रांसजेंडर शब्द दे दिया। भले वो ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, ये तय करने का अधिकार तो उसे था ना। जब हम उसे एक संज्ञा से नवाजते हैं और जब हम कहते हैं कि किन्नर, एक संज्ञा, उसे किन्नर, बहुत सारी संज्ञाओं से नवाजा गया है, और जब हम उसे किन्नर संज्ञा देते हैं तो ये भी कितनी बायस्ड है ये संज्ञा भी देखिए। अगर इसका हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो किम और नर, दो शब्दों से ये शब्द बना है, और किम का मतलब है क्या और नर का मतलब है पुरुष। तो अगर किम नर, तो क्या वो नर है? हमने यहाँ व्यंग्य की दृष्टि में कहा है, हम व्यंग्य से उससे पूछ रहे हैं कि क्या वो नर है क्या? ऐसी वक्रोक्ति आप लीजिए, यहाँ काकू वक्रोक्ति एक तरह से समझिए, और इस तरह से हम पूछते हैं कि क्या वो नर है। लेकिन मतलब यहाँ पर भी हमने वहाँ स्त्री का स्कोप उसके लिए समाप्त कर दिया। वो ट्रांस वुमेन जो कहलाने की अधिकारिणी है अगर वहाँ पर, तो हमने वो एस्पेक्ट भी ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहले तो जो समस्या है, हम आज बात समस्याओं पर भी करेंगे, हम बात समाधान भी करेंगे। तो जब जो पहली समस्या है वो एक संज्ञा को लेकर है कि इस वर्ग को किस नाम से पुकारा जाए, और शायद इसका जो हल है वो ये वर्ग ही निकाल सकता है, क्योंकि हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं उतनी निष्पक्ष नहीं रह सकती, हम उस दृष्टि से नहीं सोच सकते। देखिए, जब हम बात करते हैं साहित्य में इन विषयों की, और उससे पहले हमने संस्कृति की बात की, लेकिन एक और बात यहाँ पर हमें जाननी पड़ेगी कि जब अगर संस्कृति में इतनी अच्छी चीज़ें थी, हमने पुरुष जैसे शब्द की इस तरह से व्याख्या की, और वहीं पर हमने व्याख्या अर्धनारीश्वर की हमने की है। हम शिव को देखते हैं और जो इस वर्ग का बहुत बड़ा प्रतीक है, अर्धनारीश्वर के रूप में वहाँ पर स्त्री और पुरुष की संकल्पना वहाँ पर गढ़ी है, और वहाँ हम कहते हैं कि जो पुरुष है और स्त्री के समागम से एक शिव की वहाँ संकल्पना है कि जो शिव है वो अकर्ता है, और अकर्ता भाव से वो सृष्टि में रमे रहते हैं, और जो उनकी अर्धांगिनी है, जो शक्ति, वो उसको संकल्पबद्ध होकर कार्य को पूर्ण करती है। लेकिन यहाँ भी दो परिप्रेक्ष्य आते हैं। एक परिप्रेक्ष्य उन्हें समरसता के रूप में देखता है, और एक परिप्रेक्ष्य वहाँ पर उनमें दो आधी आधी सत्ताएं देखता है। तो ये दोनों, ये अलग अलग दृष्टियाँ हैं, उसके आलोक में हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। दूसरी बात अगर हम देखें तो क्यों, ये भी एक बात यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि शिव क्यों आखिर, चाहे वो सेकंड सेक्स की बात कर लें, चाहे हम स्त्री की बात कर लें, या फिर ये जो तीसरा वर्ग है जिसे हमने बना दिया है, ये हम ही हैं दरअसल। तो ये जो वर्ग है, इन्हें आखिर शिव क्यों प्रिय है? तो शिव वहाँ पर शायद इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो शक्ति के साथ विराजते हैं। उनके कहीं चरण कमलों में लक्ष्मी नहीं बैठी है क्षीर सागर में, वो स्त्री को एक बराबर का अधिकार देते हैं, और वहाँ ये कहा जा सकता है कि वो तमाम जो वर्ग है उसे एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए जो शिव है वो इन दोनों वर्गों के प्रिय है, ऐसा कहा जा सकता है। बात हम थर्ड जेंडर की करते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस तरह से विभाजन के कि आप स्त्री पुरुष और हम थर्ड जेंडर में इस तरह से विभाजित करते हैं। देखिए, थर्ड जेंडर जो
जो टर्म है, अगर हम इसकी बात करें, हमने किन्नर की बात की, किम नर, क्या वो नर है। इसी तरह एक शब्द है जो अब गलत प्रचलित है, हिजरा जो शब्द है, अगर उसको लिया जाए तो वो हम जानते हैं, हम पहले के व्याख्यानों में ये सुन चुके हैं कि हिज्र शब्द से बना है और जो घर से त्यक्त है, जिसने घर छोड़ दिया है, वो हिजरा है। तो इसी तरह अगर हम और देखें तो खुसरा इस शब्द के लिए प्रयुक्त है, ख्वाजा सरा इस के लिए प्रयुक्त है। और एक और शब्द जिसको सूरज बढ़तिया, जहाँ कबीरन कहते हैं, उसका कबरिन, इस तरह का जो शब्द है वो भी वहाँ जो तनिक स्वरों का जो उलटफेर अगर आप देखें किस तरह से हो जाता है और उस तरह किस तरह शब्द हम गढ़ लेते हैं। तो इस तरह के अनेक शब्द प्रचलित है, लेकिन क्या ये वर्ग जो क्या मुख्यधारा में आ पाया है? मुख्यधारा में तो आने का सवाल ही नहीं है। खैर, क्या ये तमाम अपने हकूक, जो इसके हक है, वो उसे ले पाया है? ये एक बड़ा विषय है और एक बड़ा विमर्श का विषय है। जब हम साहित्य में विमर्शों की बात करते हैं तो ये विमर्श आखिर टर्म क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर शोधार्थियों की दृष्टि से अधिक बात कर रही हूँ, मुझे पता है आप सभी लोग इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जब हम विमर्श की बात करते हैं तो विमर्श का तात्पर्य क्या है? विमर्श का मतलब है चिंतन करना, किसी पक्ष पर गंभीर चिंतन या चर्चा करना। क्या इतना भर चिंतन का तात्पर्य है, विमर्श का तात्पर्य है? मेरा मानना है ऐसा नहीं। जब हम जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं खास तौर पर, या हम सबाल्टर्न स्टडीज़ की बात करते हैं, हम किसी भी वंचित वर्ग की बात करते हैं, तो जहाँ जो वंचना का विषय है वो विमर्श है। जहाँ वंचना पर बात की जा रही है वो विमर्श है, हमें ये देखना चाहिए। जब हम स्त्री विमर्श पर बात कर रहे हैं तो एक स्त्री की दृष्टि से जब बात की जाए तो वो स्त्री विमर्श कहलाएगा। जब हम दलित विमर्श की बात कर रहे हैं तो जब दलित की दृष्टि से बात की जाए तो वो दलित विमर्श कहलाएगा। इसी तरह जब हम आदिवासी दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो हमें उसकी भाषा, उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसका सामाजिक दृष्टिकोण, हमें सारी शब्दावली, सारे विषय, सारा परिप्रेक्ष्य वहाँ से उठाना पड़ेगा। हम हमारी दृष्टि से उन विषयों का अध्ययन, अध्यापन या उसकी आलोचना, ये खैर आगे की बात है, ये सारे नहीं कर सकते। हम एक गढ़ी घड़ाई जो साहित्य की परिभाषा है, आलोचना की परिभाषा है, या विभिन्न विधाओं के सृजन की जो परिभाषा है, उन के आलोक में इन चीज़ों को नहीं देख सकते। जब हम इन चीज़ों और किन्नर विमर्श की जब बात करते हैं तो जब हमने थर्ड जेंडर के आलोक में उसकी समस्याओं को हमने समाज सापेक्ष देखा, उसकी भाषा के माध्यम से हमने देखा, उसका जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसके माध्यम से हमने जब विषयों को देखा, तो वहाँ पर हमने किन्नर विमर्श हम साहित्य में लेकर आए। देखिए, जब हम किन्नर विमर्श या ये सारे विमर्शों की बात करते हैं तो ये अभी हाल में कुछ रचनाएं हमें एकाएक देखने को मिलती है, और ये एक शोध का विषय हो सकता है कि कब और कहाँ, किन किन विधाओं में, कहाँ पर ये विमर्श आखिर, या ये विषय जहाँ पर आया है। विमर्श तो बाद की बात होती है, पहले विषय आ जाए वही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब हम इन विमर्शों की बात करते हैं तो 80 के दशक के आसपास बहुत सारे विमर्श साहित्य में एकाएक देखने को मिलते हैं। और ये विमर्श कैसे आते हैं? देखिए, अगर मिसाल के तौर पर मैं एक स्त्री विमर्श की बात करती हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए, और इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि ये हमें जाननी बहुत ज़रूरी है किसी भी विमर्श को जानने के लिए, क्योंकि अगर आंदोलन नहीं होते तो ये विमर्श साहित्य में नहीं ही होते। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि जो ईव टीजिंग की बात हम करते हैं, वो सबसे पहले एक कानून जब आया तो ये समाज को शायद ये पता चला कि ये घूरना भी इस तरह का एक अपराध हो सकता है। तो इस तरह जब कानून बनते हैं और जो आंदोलन होते हैं उसके बाद कानून बनते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सामाजिक व्यवहार में आ पाती है, तो आंदोलन बहुत ज़रूरी है। जो सामाजिक आंदोलन उठाते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इन बातों को उठाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो परिवेश निर्मित होता है, वो घटनाएं साहित्य में आ पाती हैं। जब हम बात करते हैं, हमने स्त्री विमर्श की बात की, इसी तरह जब किन्नर विमर्श जो आया है साहित्य में, जो रचनाएं हाल ही के दिनों में देखने को मिली है, वर्षों में देखने को मिली है, कुछ दशकों में देखने को मिली है, तो
कुछ बातें मैं थोड़ी सी बात उपन्यास पर करना चाहूँगी कि जब हम उपन्यास पर बात करते हैं तो दो तीन कृतियाँ बहुत ध्यान खींचती है, और उसमें जो महत्वपूर्ण कृति है वो नाला सोपारा, जो चित्रा मुद्गल की कृति है, वो ध्यान क्यों खींचती है इतना, या उस कृति को इतना बेहतरीन या उसको अधिक प्राथमिकता देने का मेरा उद्देश्य ये है कि वहाँ जो बिन्नी का चरित्र जो दर्शाया गया है, जो बिन्नी को जो चित्रित जिस तरह नाला सोपारा में किया गया है, वो परोक्ष रूप में किया गया है कहीं ना कहीं, और पत्र शैली में किया गया है। तो उसके जीवन की जो तमाम जो त्रासद स्थितियां हैं वो वहाँ पर बताई जा रही है बिन्नी के माध्यम से। इसी तरह जो नए वर्ग को पसंद आएगा वो उपन्यास वहाँ पर है, जिसे ज़िंदगी 50-50 आप नाम ले सकते हैं, भगवंत अनमोल का ये उपन्यास है। और ऐसे युवा जब लेखन कर रहे हैं और ऐसे विषय को चुनते हैं, चुनौतीपूर्ण विषय है ये, ज़रूरी नहीं है कि हर पाठक इसे पढ़े, लेकिन जब ऐसे विषय पर वो बात करते हैं तो सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं और कहीं ना कहीं विमर्श में एक सार्थक हस्तक्षेप वो वहाँ पर करते हैं। तो ऐसे सभी रचनाकारों को मेरा साधुवाद। और जो छात्र हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इन उपन्यासों को ज़रूर पढ़ा जाए। दो उपन्यासों की बात मैं और करना चाहूँगी, जिसमें से अगर आप ये देखें, अपार खुशी का खजाना जो अरुंधति रॉय का उपन्यास है, इसमें जो ख्वाबगाह आप देखेंगे, जो पहला ही अध्याय है, वहाँ पर इस जीवन के बारे में बहुत अच्छी बात की गई है। जो इस जीवन के बारे में बात इस तरह से की गई है कि जैसे कोई नवजात एक माँ के हाथ में आता है और वो देखती है, सबसे पहल वो देखती हैं कि वहाँ पर किसी तरह का कोई सामाजिक दैहिक कमतरी है वहाँ पर, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, और इस तरह 5-6 प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वो सारी बात खोल कर रखती है कि समाज की सोच आखिर इस विषय पर क्या है। तो ये ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। इसी तरह एक उपन्यास का जिक्र मैं और करूँगी, गीतांजलि श्री का उपन्यास है, और संभवतः 2017 में आया है वो उपन्यास, और रेत समाधि। वहाँ पर जो उपन्यास का दूसरा खंड है, वहाँ पर एक पात्र है रोजी है, वही रज़ा भी है, और रोजी और रज़ा किस प्रकार मिलकर मतलब एक ही व्यक्तित्व है वो, और वो व्यक्तित्व किस प्रकार एक अम्मा में एक जो अम्मा उम्र के अपने उस पायदान पर है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, और वहाँ पर किस प्रकार उसमें नवचेतना का संचार वो कर देती है। तो ये सारे पात्र, ऐसा नहीं है कि साहित्य में ये पात्र नहीं है, लेकिन उन्हें इस दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। वहाँ पर उसकी पीड़ा को, हालांकि रेत समाधि में उस वर्ग का बहुत अधिक प्राथमिकता से नहीं उल्लेख किया गया है, वो शायद तीसरे या चौथे नंबर पर वो पात्र आता है, लेकिन इनका उल्लेख वहाँ पर है। तो इन उपन्यासों को भी वहाँ पर इस विमर्श की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। मैं अभी प्रश्नों को नहीं देख पा रही हूँ, मैं बाद में बात करूँगी इनके बारे में। जब हम आंदोलनों की बात शायद की जा रही है, तो आंदोलनों की बात यहाँ कार्यकर्ता अपने लेवल पर, अपने उस पे स्तर पर कर रहे हैं। कोई बड़ा आंदोलन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पिटिशंस जो दायर की गई हैं, और उसके बाद जो 2014 का वर्डिक्ट आता है, और फिर 2019 का जो बिल पास होता है, तो कोशिश वहाँ पर की गई है कानूनों के माध्यम से, बनाए जाने के माध्यम से, चाहे उन्हें एक अलग वर्ग का दर्जा दे दिया गया है, उसे एक क्लास में शामिल, ओबीसी में शामिल कर दिया गया है, उन्हें एक आरक्षण देने का प्रयास किया गया है। तो कुछ सहूलियत वहाँ देने की प्रयास जरूर किए गए हैं, लेकिन रास्ता अभी और भी बाकी है। तो जब हम बात कर रहे थे, विमर्श की बात कर रहे थे, हम साहित्य की बात कर रहे थे, तो जब हम देखते हैं साहित्यिक विमर्श, जब देखते हैं साहित्यिक रचनाओं में जब कोई बात आने लगती है, तो वहाँ एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि खेमेबंदियाँ होने लगती है। वहाँ पर बात सामाजिक अन्याय, भेदभाव, शोषण और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ यह कह दिया जाता है कि अमुक वर्ग ही अमुक बात कर सकता है और दूसरे को गैर बता दिया जाता है। ऐसे ही जो स्त्री आंदोलन, स्त्री विमर्श में हम देखते हैं कि वो सहानुभूति और
सहानुभूति वाली बातें वहाँ पर आने लगती है, दृष्टा और भोक्ता का अंतर। देखिए ये जो अंतर है वो निसंदेह एक बड़ा अंतर है, दृष्टा और भोक्ता का अंतर रहेगा। लेकिन इस दृष्टि को अगर हम देखेंगे तो फिर जो क्रौंचवध वाली बात है, जो वाल्मीकि जो प्रथम छंद जब लिख देते हैं वो क्रौंचवध को देखकर लिखते हैं, और वो वहाँ दृष्टा की भूमिका में है, वो भोक्ता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सुंदर छंद की रचना की, तो ये बात यहाँ पर खारिज हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात अभी भी एक बड़ा वहाँ पर महत्वपूर्ण बात रखती है कि किस प्रकार जो भोक्ता है वो अधिक प्रामाणिक अभिव्यक्ति वहाँ पर कर सकता है। तो विमर्श की बात अगर वो सीखचों में नहीं बढ़े, अगर हदबंदियों में नहीं बढ़े, और वो अगर एक विस्तृत बात अगर वो कहता है विमर्श, तो निसंदेह ये समूची मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, और समूचे साहित्यिक तबके को इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, सभी विमर्शों को एक साथ लेते हुए, सभी मुद्दों पर बात करते हुए। हम बात करें अगर दलित कविता, आदिवासी कविता, स्त्री कविता या इस कविता को लेकर, तो वहाँ पर भी हमें अनेक खेमेबंदियाँ देखी जाने लगती है, और अनेक जो संज्ञाएं हैं वहाँ पर गड्ढ-मड्ढ सी होती हुई दिखाई देती है। तो ये चीज़ें अगर नहीं हों तो हम वास्तव में किसी विमर्श को छू पाएंगे, हम समाधान की ओर तो नहीं ही बढ़ पाएंगे फिर भी, क्योंकि एक बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, लेकिन उस समस्या को छूने की बात हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो जो डिस्कोर्स की बात जो करते हैं हम, विमर्श की जो बात करते हैं, जो कि उत्तर आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो उस विमर्श के दायरे में उस वर्ग की तरह से बात की जाए, उसके उस उत्पीड़न की बात की जाए, उसके त्रासद पक्ष की बात की जाए, उसके मनोभावों की बात की जाए, और उसे उस तरह से ट्रीट किया जाए, तो वहाँ पर वो बात होगी। और सरोकार और मूल्यांकन ही नहीं, समाधान भी सुझाया जाए, तो वहाँ पर ये बात कुछ हद तक कारगर होगी। जब हम समाजशास्त्रीय संरचनाओं में बात देखते हैं, तो एक बात इन विमर्शों में जो हम लैंगिक विमर्श की जहाँ बात करते हैं, पितृसत्ता एक शब्द बार बार आता है। तो पितृसत्ता के कारण ही संभवतः है जो समाज है हमने उसे बहुत खांचों में बांट दिया है, और एक वर्ग को बहुत उत्पीड़ित कर दिया है, और उसके अलावा जो वर्ग है उसे तो हाशिए के भी हाशिए पर हमने डाल दिया है। यही वो वर्ग है जो सीता तैयार करता है, जो अहल्या तैयार करता है, और जो द्रौपदी की अपने मनोनुरूप व्याख्या करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार जो धर्म है, सत्ता है, किस प्रकार वर्चस्ववादी मानसिकता है, किस प्रकार धन है, ये सारी वो शक्तियाँ हैं जो सेक्स का ये जो विभाजन है, जो जेंडर का ये जो विभाजन है वो करती हैं, और इन सब को कहीं ना कहीं हमें दूर करना होगा, या एक प्रयास करना होगा, क्योंकि हम बतौर अगर हम साहित्य की बात करें, साहित्य के माध्यम से या ऐसी चर्चाओं के माध्यम से, ऐसे विमर्श के माध्यम से, ऐसे लेखों के माध्यम से, ऐसे प्रयासों से, समूचे प्रयासों से, जिसमें निसंदेह है जो वाङ्मय ये जो कार्य करने जा रहा है, या जो विकास प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं जो मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर रखी हैं, ये सारे इस विमर्श में एक सार्थक हस्तक्षेप सी करती हुई जान पड़ती है। मैं कहानियों पर बात करूँगी, लेकिन कुछ बातें अगर हम एक और बात इस पर करें हम थर्ड जेंडर के संदर्भ में, तो द नेशनल जॉइंट कमेटीज़ ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ 1994 के अनुसार जो इंद्रिय जन्य शारीरिक विशिष्टता व मंदता जो है उसको भी इसमें जो डिसेबिलिटीज़ में है शामिल किया गया है। तो जो हम विशेष अध्ययन करते हैं उन बालकों से जो जन्मांध है या किसी न किसी तरह से शारीरिक रूप से कमतर हैं, उसमें ये अध्ययन भी शामिल है जेंडर स्टडीज़ में। और जब डिसेबिलिटीज़ वाला अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें भी शामिल हैं। तो दोनों जो विषय हैं उनको कहीं ना कहीं साथ रखकर वहाँ देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है एक गहरे संवेगात्मक विक्षोभ से ये जो तीसरा वर्ग है ये जन्म से आजीवन भोगता रहता है। वो अगर बाहर निकलता है या निकलती है, वो किसी से बात जब करता है तो ये सारी चीज़ें उसके लिए हर क्षण साथ रहती है। हम हालांकि ये कह सकते हैं कि
एक दृष्टि ये कह सकती है कि शायद वो इतना अधिक भोगता है कि ये चीज़ें उसके लिए सामान्य हो जाए, लेकिन ये कहना बहुत आसान है। और इन चीज़ों को रोज़ लगभग भोगना, रोज़ लगभग देखना किसी सज़ा से कम नहीं है। और हेड्स ऑफ, उनको सलाम जो ये जीवन जी रहे हैं। और इनमें से कुछ लोग तो काबिल मिसाल हैं जो इतनी खूबसूरती से ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कहानियों की जब हम बात करें, तो कहानियों में बात करने से पहले हमें वैश्विक परिदृश्य में कुछ चीज़ें देखने पड़ेगी। हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की, अर्धनारीश्वर की कल्पना है, वहाँ पुरुष जो है उसकी बात की गई है। या फिर जो किन्नर का शब्द, वहाँ किन्नर शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक ऐसे मनुष्य से लिया गया है जिसका जो पुराणों में जो व्याख्या है कि जिसका धड़ जो है वो अश्व का है, और जो मस्तक है जो वो वहाँ पर अश्व का है, और जो धड़ है उसका मनुष्य का है, ऐसी व्याख्याएं मिलती है। लेकिन जनजातीय संदर्भ में भी एक वहाँ पर बात मिलती है कि किन्नर जो है हिमाचल की एक जाति विशेष को भी किन्नर कहा जाता है। उस संदर्भ में भी हमें ये बात मिलती है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक जो आधा मनुज और आधा जो पशु, वैसे शरीर के एक शब्द वहाँ पर भी मिलता है। तो ये सारी व्याख्याएं हैं। लेकिन जब हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ड्रैग क्वीन एक शब्द जो है 1850 से 1860 के आसपास वहाँ पर मिलता है। और ड्रैग क्वीन वे पात्र थे जो रंगमंच पर स्त्री जो पहनावा है उसके साथ वो वहाँ पदार्पित होते थे। तो ड्रैग क्वीन यहाँ पर मिलते हैं, ड्रैग क्वीन की व्याख्या यहाँ पर मिलती है। दो शब्द और मिलते हैं, थर्ड नेचर जिसे गोटे लेकर आते हैं, और हर्षफील्ड वहाँ पर थर्ड सेक्स लेकर आते हैं। तो ये दोनों शब्द भी इन्हीं संज्ञाओं से मिलते हैं। बटलर की अगर हम बात करें तो बटलर कहती हैं जेंडर परफॉर्मेटिविटी की बात करती हैं, और वो ये बात कहती है, मैं उनका ये जो वाक्य है वो उद्धृत करना चाहूँगी, दैट बीइंग बोर्न मेल और फीमेल डज नॉट डिटरमाइन बिहेवियर, इंस्टीड पीपल लर्न टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज टू फिट इनटू सोसाइटी। कि लोगों को समाज में किस तरह से वो आते हैं उस तरह से देखा जाना चाहिए, उनके अंतश्चेतना के हिसाब से देखा जाना चाहिए, न कि तय मापदंडों के हिसाब से। ये बटलर वहाँ पर ये बात लेकर आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम वैश्विक परिदृश्य में देखते हैं और वहाँ पर हम भारतीय परिदृश्य में देखते हैं। जब ये बातें करते हैं तो जेंडर गैप एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, जहाँ पर हमने इन अलग अलग जो वर्गों के लिए अलग अलग जो मानक हैं वो स्थापित कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। जब हम कहानियों को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी इस वर्ग के लिए। अलग अलग संज्ञाएं यहाँ पर हैं, कुछ मेडिकल टर्म्स हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, इनमें जब हम देखें हार्मोनल और मनोवैज्ञानिक स्तर पर, तो एक टर्म आती है MSM, एक आती है MTF और एक आती है FTM। ये जो संज्ञाएं हैं इनमें से जो दो अन्य हैं, जो दूसरी और तीसरी, जिसमें हमें MTF और FTM कहते हैं, वो महत्वपूर्ण हैं और समाज में ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। जब हम FTM की बात करते हैं तो फीमेल टू मेल ट्रांसमेन ये हैं, और जो कि जन्म के समय फीमेल होते हैं, लेकिन जिनका जो अंतश्चेतना है वो एक पुरुष की होती है, तो वहाँ उन्हें FTM कहा जाता है। और MTF मेल टू फीमेल, मतलब जो ट्रांस वुमेन असाइंड मेल एट बर्थ, जो कि एक ट्रांस वुमेन के रूप में वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है और वो एक मेल के रूप में वहाँ व्यवहार, उनके अंतश्चेतना वहाँ ऐसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। एक और बात, जो वास्तविक जिन्हें कहा जाता है कि जो इस प्रजाति से आते हैं, जिनमें बहुत अधिक शारीरिक विकृतियाँ मिलती हैं, या जो ये वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 1 या 2% ही हैं इस समाज में, अगर हम देखा जाए तो। बाकी अगर देखा जाए लैंगिक विकृतियों और हार्मोनल इम्बैलेंस की तरह ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। एक इनमें वर्ग, एक कोठी वर्ग भी कहलाता है।
जो बिल्कुल फिट है लैंगिक दृष्टि से भी, जननांगों की दृष्टि से भी वहाँ फिट है, लेकिन वो केवल और केवल स्त्री की तरह आचरण करने या वो अपनी आजीविका के लिए इस और उन्मुख हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है और इसी के तहत इन्हीं चीज़ों के चलते और कहीं ना कहीं स्त्री देह को अपने भीतर अनुभूत करते हुए वो सारी उन समस्याओं से भी जूझते हैं जिनसे एक स्त्री जूझती है। इसलिए एक स्त्री विमर्श की दृष्टि से भी इस किन्नर विमर्श का अध्ययन होना चाहिए, थर्ड जेंडर का अध्ययन होना चाहिए, ट्रांसजेंडर का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो बलात्कृत मानसिकता है वो उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए ये बता रही हूँ, चाहे एमएसएम की बात हमने की, चाहे एमटीएफ की बात की या चाहे एफटीएम की बात हमने की, ये सारी चीज़ें कहानियों में कहीं ना कहीं आ रही है। एक और बात जो इन कहानियों में हम देखते हैं, तो सबसे पहले परिवार जो है किस तरह उन्हें त्याग देता है, परिवार की मानसिकता क्या है वो उनके साथ आती है, और वो जो बचपन में जो त्याज्य स्थिति है वो किस प्रकार जीवन भर उनके साथ चलती है और एक वेदना के रूप में रिश्ती रहती है। ये सारी चीज़ें भी कहानियों में आई है, नाना दृष्टियों से आई है। और अगर हम बात करें तो समाज का जो दो मुहापन है कि समाज को अपनी जो निजी भावनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वर्ग चाहिए भी, लेकिन उसे सामाजिक स्वीकृति वो प्रदान नहीं करता। तो यहाँ पर समाज का जो दोमुहापन है वो भी सामने आता है और उसके आलोक में भी इन कहानियों को देखना चाहिए। जब हम इन सब कहानियों को देखते हैं तो ये केवल कथाएं नहीं हैं, और जब हम आलोचना की दृष्टि से देखें तो हालांकि इसके लिए सारे जो उपकरण हैं, जो तय उपकरण हैं, काव्यशास्त्रीय उपकरण हैं, वो मुझे मोथरे साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब चीज़ों का गठन, जो उपकरण हैं, आलोचना के उपकरण हैं, चाहे वो कथा तत्व को लेकर ले लें, चाहे नरेशन को लेकर ले लें, या हम चरित्र चित्रण की बात करते हैं, भाषा शैली की बात करते हैं, तो वहाँ पर उन सब को हमें इस दृष्टि से देखने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए एक नए विमर्श की गुंजाइश, एक नए आलोचना शास्त्र लिखे जाने की गुंजाइश भी यहाँ पर सतत बनी रहती है। अब स्त्री विमर्श के लिए ये बातें नहीं हो पाई हैं, स्त्री आलोचना के लिए ही हम तय मापदंड विकसित नहीं कर पाए हैं, तो थर्ड जेंडर की बात तो अभी बहुत बहुत मुझे लगता है कि साहित्यकारों को, आलोचकों को, समीक्षकों को एक बड़ा सफ़र तय करना पड़ेगा। मैंने बात की थी अरुंधति राय के अपार खुशी का खजाना की, और अगर समय मिला तो मैं वो अंश पढ़कर बताऊंगी, लेकिन अभी हम बात सीधे अगर कहानियों पर करें तो कहानियों में अभी फिरोज जी से जब बात हुई और उन्होंने बताया, और साथ ही पता चला कि अगर कहानियों में देखें तो एक कहानी जो है 1939 में एक कहानी सामने आती है, और वो उसके लेखक हैं बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी, जो कि आधुनिक अवधि के कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी एक कहानी है चमेली जान, वो चकल्लस में, जो चकल्लस साप्ताहिक पत्र है जिसे अमृतलाल नागर निकालते थे, उसमें प्रकाशित होती है। और जब चमेली जान कहानी को आप पढ़िए, वहाँ पर कहीं भी कुछ भी आरोपित नहीं लगता है, वहाँ भाषा का खिलंदड़पन नहीं है, लेकिन उस वर्ग की जो पीड़ा है वो इतने सहज तरीके से वहाँ कही गई है कि एक चलचित्र की भांति, एक दृश्यबंध की भांति वो कहानी बहुत सारी परतों में वो उपस्थित हो जाती है। तो जब हम इस बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी की ये कहानी जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत सारे नए आयाम खुलते हैं, और ये पता लग जाता है कि जो प्रेमचंदोत्तर जो काल है, जिसे हम कहानी का एक तरह से वो काल भी कह सकते हैं, वहाँ पर ये कहानी पदार्पित होती हुई सी नज़र आती है। और एक तौर पे खुशी भी होती है कि समाज का वो वर्ग जो लगभग उपेक्षित है, जो त्रासद स्थितियों को झेल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक बात की जा रही है। लेकिन एक दृष्टि मुझे ये भी मिलती है कि वो चकल्लस में प्रकाशित होती है। चकल्लस जो कि हास्य व्यंग का पत्र है, जो साप्ताहिक पत्र है, जो लखनऊ से निकलता है, लेकिन चकल्लस में प्रकाशित होती है। उस समय और भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकल रही थी, वहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं प्रकाशित हुई, क्यों इसे एक व्यंग्य में स्थान मिला, ये एक हो सकता है ये मेरी दृष्टि रही हो, लेकिन ये एक सोचने का वहाँ पर विकल्प मुझे मिलता है कि क्यों चकल्लस में ही क्यों उसे स्थान दिया गया। पढ़ीस जी की ये
कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़िए, नेट पर अवेलेबल है। भारतेंदु मिश्र जी की ने भी इसका जो निकाला है संकलन, वहाँ पर भी, उसमें भी ये कहानी मौजूद है। तो चमेली जान इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कहानी है। हाँ, मेरा सभी श्रोताओं से ये आग्रह रहेगा कि ऐसी कहानियाँ जो आपके अगर जेहन में हैं, जो हाल की ना हो, लेकिन लगभग जो 40 का दशक से लेकर 70 के दशक के आसपास की अगर ऐसी कुछ कहानियाँ, क्योंकि सभी लेखकों को पूरी तरह से पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो बहुत कुछ छूट जाता है। तो वो कहानियाँ अगर आपके जेहन में हैं, आपने पढ़ी है, तो उनका उल्लेख यहाँ पर ज़रूर करें, क्योंकि जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा। निसंदेह चमेली जान फिरोजी बहुत अच्छी कहानी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो हम भी इंसान हैं, जो कहानी संकलन आया है और इसका संपादन फिरोजी ने किया है, इसमें बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, जिसमें अगर हम कमल कुमार की कुकूज़ नेस्ट लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अगर उस दृष्टि से बात कर लें, कालक्रम की दृष्टि से बात कर लें, तो मैं बात बिंदा महाराज की पहले करना चाहूँगी, जो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। और बिंदा महाराज कहानी भी उसी तरह बहुत महत्वपूर्ण कहानी लगती है, क्योंकि वो बिंदिया का चरित्र जो है, यहाँ बिंदिया जो थर्ड जेंडर पात्र, ट्रांसजेंडर पात्र के रूप में, ट्रांस वुमेन पात्र के रूप में वहाँ पर चित्रित की गई है। अगर उस पात्र को वहाँ देखें तो वो आजीवन एक प्रेम की तलाश में, वैसी संवेदनाओं की तलाश में वो भटकती रहती है या खोज में लगी रहती है, और अंततः अपने प्राणों को भी होम कर देती है। उसका अपने भतीजे से जो स्नेह होता है, और उस मुन्ना जो पात्र है, उसका बुआ कहकर पुकारना, उसके जो मन की रेती जमी है उस पर बारिश की फुहार सा उसे प्रतीत होता है, लेकिन कहानी में उस मुन्ना की मृत्यु दिखाते हैं और उसका कलंक कहीं ना कहीं उस बिंदिया पर दिखाते हैं। तो अंततः वो फिर टूट जाती है, और इस प्रकार एक तरह से समाज का दंश भोगती हुई अंततः काल कवलित वो हो जाती है। तो ये कहानी जो अंत इसका मार्मिक है, जो व्यष्टि से समष्टि के स्तर पर उजागर होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर इसी का एक अगला भाग मैं कहूँ, बिंदा महाराज का जो अगला भाग है, बिंदा महाराज शिव प्रसाद सिंह जी की कहानी है, इसका जो अगला भाग है, या जो कहानी बढ़ती हुई सी दिखाई देती है, वो है खलिक अहमद बुआ। ये पुस्तक है, इनमें ये कहानियाँ संकलित है। तो खलिक अहमद बुआ जब हम देखते हैं, राही मासूम राजा की कहानी है, और वो बिंदिया की तरह पात्र नहीं है। वो अपनी भावों को खुलकर अभिव्यक्त करती है, और वो एक पुरुष से प्रेम करती हैं, और उसे यह कहकर मुखर रूप से अपना प्रतिरोध दर्ज करती है कि सुहाग सुहाग होता है, चाहे वे किसी हिजड़े का ही क्यों ना हो। तो ये जो बात है, ये एक प्रतिरोध है कि समाज कुछ भी कहे, लेकिन जो मेरी भावनाएं हैं वो पाक है, वो पवित्र है, वो शुचिता को लिए हुए हैं, तो वहाँ मुझे इस समाज के ठप्पे की दरकार नहीं है। ऐसी बात प्रतिरोध के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से यहाँ खलिक अहमद बुआ कहती हैं। देखिए, हम फिर अगर बात करें तो देह और आत्मा के रूप में देखने की दृष्टि हमारी नहीं रही है। आत्मा तो जो है वो लैंगिक विभाजन से परे हैं। वहाँ शुचिता की बात, वहाँ पावित्र्य की बात, उसके संदर्भ में कहना बेमानी सा है। ना उसे साहसिक हम विशेषणों से गढ़ सकते हैं कि मर्दाना है या श्रेण है, उसे ऐसा नहीं गढ़ा जा सकता। तो हम ऐसा गढ़ के हम उस देह पर ही फिर से हमारी दृष्टि टिका देते हैं, और ये समाज देह सापेक्ष है, ये बात हमें बार बार मिलती है। तो बुआ को जब हम इस कहानी में देखते हैं तो कई कोणों पर ये खुलती हुई नज़र आती है, और जिन रुस्तम खां से वो जो प्रेम करती हैं, उनके प्रति समर्पित जीवन जीती हैं, और उन्हीं से जब वो देखती हैं कि वहाँ छल मिलता है, वहाँ उन्हें प्रवंचना मिलती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका जो क्रोध है, जो आक्रोश है, वो प्रतिशोध के रूप में भी वहाँ जन्म लेता है। और ये कहानी इस बिंदु पर बिंदा महाराज से आगे की कड़ी नज़र आती है, और उनको अभिव्यक्त करती हुई सी एक तरह से नज़र आती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कहानी है।
मैं दोनों संकलनों की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों पर बात करूंगी। कहानियाँ सभी अच्छी हैं, बहुत इस विषय पर बात करती हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सभी पर बात करना मेरे ख्याल से शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो हाँ, दरमियाना कहानी, बिल्कुल दरमियाना कहानी सुभाष अखिल जी की कहानी है और ये बाद में एक उपन्यास के रूप में भी आई है। और जब दरमियाना कहानी के बारे में बात करते हैं हम, तो जो सुभाष अखिल जी ये कहते हैं कि उनका ये स्वीकार्य है कि ये कहानी पहले सारिका में छपी है। तो दरमियाना कहानी अलग अलग, चाहे सोना चरित्र हो, उस अलग अलग चरित्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं फ्रायड की उस बात को बताती है कि मनुष्य के हर कार्य के पीछे जो उसकी यौनिक इच्छाएं हैं वो वहाँ पर काम करती हैं। ये सारी चीज़ें इस कहानी में विस्तार से बताई गई है और इस तरह से ये कहानी, दरमियाना कहानी, जो इस विषय केंद्रित अगर प्रारंभिक कहानियों में रखी जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण कहानी मानी जाएगी। बिंदा महाराज की तरह ये दरमियाना कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। सूरज बड़तिया, जो कि दलित विमर्श के अच्छे पैरोकार रहे हैं, उनकी एक कहानी है कबीरन। और जितना खूबसूरत इस कहानी का नाम है, उतने ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इस कहानी में उस पात्र की बात की गई है। कबीरन कहानी जो है दो विमर्शों को एक साथ लेकर चल रही है। वह दलित विमर्श भी आ जाता है, क्योंकि ये जो पात्र है कबीरन, वो जो जिस परिवार से आती है वो दलित है। तो जो माता पिता जिस दंश को झेल रहे हैं वो भी कई स्तरों पर यहाँ इस कहानी में उद्घाटित हुआ है। बहुत सारे वाक्य हैं, मैं उन्हें आपके समक्ष अभी नहीं रख पाऊंगी, लेकिन बहुत सारे कोणों पर ये उद्घाटित होती है। और अंततः जो भाई होता है वो इस बात को, वो कबीरन को फिर से घर लेकर आना चाहता है, उसकी पुनर्स्थापना करना चाहता है समाज में, लेकिन वो कबीरन उसे कहती है कि नहीं, ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो अनेक स्तरों पर ये कहानी खुलती है और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बारीकियों के साथ बहुत उम्दा तरीके से कहानी चित्रित करती है। तो ये कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसके बाद अगर हम देखें तो गली आगे मुड़ती है, सोमा भारती की एक कहानी है जिस पर बात की जानी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो द्वितीयक और तृतीयक, जिस जेंडर की हम बात कर रहे हैं, सेकंड सेक्स की बात कर रहे हैं और थर्ड जेंडर की जो बात कर रहे हैं, तो दोनों ही जो पात्र हैं इसके, वो एक स्त्री पात्र है और एक जो ट्रांसजेंडर पात्र है, जिसने जो कि दरअसल ट्रांस मेल है, लेकिन वो इस अभिशप्तता से मुक्त नहीं हो पाता और इस एक नागपाश में जकड़ा रहता है। वहीं पर जो स्त्री पात्र है वो बचपन में बहुत सारी चीज़ें भोग चुकी है, समाज की बलात्कृत मानसिकता से उसका परिचय हो चुका है। तो इस तरह जो दो पात्र हैं वो कहीं ना कहीं नागपाश में जकड़े हुए से नजर आते हैं और इन नागपाश का जिक्र कहानी में अनेक स्तरों पर किया गया है। और अंततः वो किस प्रकार जो नील के मन में ये जो नागपाश है वो सुरसा सा बढ़ता ही जाता है, इसका कहानी में दिखाया गया है। मिराज अहमद जी की एक कहानी है मेमुना, मोमिना और मेनू। यहाँ पर 3 ट्रांसजेंडर पात्र हैं और किस प्रकार ये अपनी ही एक बड़ी बहन के बच्चे को, जिसे समाज द्वारा इसलिए त्याग दिया जाता है क्योंकि वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, प्रजनक की भूमिका में नहीं है। देखिए, स्त्री होने का दंश यहाँ पर भी इस कहानी में आया है कि उनकी बड़ी बहन जो है उस ससुराल द्वारा त्याग दी गई है क्योंकि बच्चा नहीं हो पा रहा है, और शायद उसे भी उनके ये जो मेमुना, मोमिना और मेनू की तरह ही उन्हें समझा जा रहा है, इस तरह वो उन्हें त्याग दिया जाता है। तो ये जो त्याग दिया जाता है और उसके बाद उस बच्चे की जो परवरिश की जाती है, और अंततः वो बच्चा भी कहीं ना कहीं समाज के डर से ये एक्सेप्टेंस नहीं कर पाता है कि जो मेरे पालक हैं वो किस वर्ग से हैं। तो वहाँ पर एक फांक फिर से कहानी में दिखाई देती है और कहानी में बहुत सारे स्तर हैं। माता पिता का देहांत दिखाया गया है, स्त्री की प्रजनक भूमिका को सर्वोपरि बताया गया है कि स्त्री प्रजनक की भूमिका में है, और अगर एक वो पुरुष को गढ़ती है, पुरुष को सामने लेकर आती है, तो वहाँ उसका सम्मान है। अगर स्त्री अगर बच्ची को लेकर आ रही है तो कौन सी समस्याएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी चीज़ें आज भी हम कर रहे हैं। और अगर वहाँ पर कोई
ट्रांसजेंडर वहाँ पर अगर हो गया है परिवार में, तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी। ये सारी चीज़ों पर धर्म, जाति और वर्ग की विभिन्न संकल्पनाओं को, विभिन्न परतों को ये परत दर परत ये कहानी उघाड़ती है। तो समाज की सैद्धांतिक के लिए ये कहानी एक अच्छी है। बीच के लोग कहानी जो शायद सलाम बिन रजाक जी की है, ये कहानी भी बीच के लोग, जो अगर हम संज्ञा दें तो ये प्रशासन का मखौल उड़ाती हुई नज़र आती है कि जो प्रशासन बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने में या फिर स्त्री को अपने हक दिलाने में या किसी की अस्मिता की रक्षा करने में जो समर्थ नहीं है, विभिन्न मुद्दों को सहेजने में समर्थ नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग ही, बीच के लोग जो हैं, हम लोग तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कहानी में कहा गया जो वाक्य है कि बहुत सारे वाक्य हैं, वो इसकी कलाई खोल कर रख देते हैं। और जो पुलिस है या प्रशासन जो है, जो तमाशबीन की भूमिका में आता है, उस पर एक बड़ा व्यंग्य जो है छोड़ती हुई ये कहानी नज़र आती है। एक कहानी S.R. हरनोट जी की जो कहानी है किन्नर, लेकिन वो जो कहानी है किन्नर, वो मुझे लगता है जनजातीय संदर्भों में अधिक आई है। वो ट्रांसजेंडर जो संदर्भ है उसको अधिक व्याख्यायित नहीं करती। वो जनजातीय संदर्भ में जो एक जनजाति मानी जाती है किन्नौर जिले की, उसके संदर्भ में ये बात अधिक है। और वहाँ पर भी जो किन्नौरा जनजाति है, जिसे 1956 में संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया, उसके बारे में ये बात कहीं अधिक जान पड़ती है। और बेलीराम और सुमन जो जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, उन पर ये अधिक चर्चा करती हुई सी कहानी जान पड़ती है। आगे जिस कहानी को मैं लेना चाहूँगी, अगर हम देखें तो एक कहानी इज्जत के रहबर जो कहानी है, वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसी तरह ई मुर्दन का गांव, ये कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है। हम इन कहानियों के नाम से ही देख सकते हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड वर्ग है, उसके लिए बहुत खूबसूरत तरीके से ये कहानी लिखी गई है। जब मैं बात करती हूँ ई मुर्दन का गांव कि जब वो बात की जाती है कि जहाँ जन्म लिया जा रहा है, जिस समाज में जन्म लिया जा रहा है, वो तुम्हारी तरह से, तुम्हारी दृष्टि से कभी भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि यहाँ मुर्दे बसते हैं। ये मुर्दन का गांव है जिनका सांवेगिक जो स्तर है वो ज़ीरो है, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। वहाँ अतिरिक्त अगर इस कथानक में देखें तो अतिरिक्त दुराव छिपाव नहीं है, बहुत अधिक कलात्मकता वहाँ देखने को नहीं मिलती है, और बहुत सहज शैली में यहाँ बातें की गई हैं। तो ये कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है। अगर इसका मैं एक उदाहरण देखूं तो लेखिका लिखती हैं कि मुझे लगा बहुत सारे स्वांग हैं इस संसार में जो मनुष्य की मनुष्यता को ही नहीं ललकारते, व्यवहारों, राजनीतिक सत्ता, यौन रवैयों और रिश्तों की प्रचलित अवधारणाओं को भी चुनौती देते हैं। ई मुर्दन का गांव से ये है। तो ये कहानी भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। मैं बात करना चाहूँगी किरण सिंह की जो कहानी है संझा। बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर ताने बाने से लिखी हुई कहानी है। एक वैद्य हैं जो कि जड़ी बूटियां बनाते हैं, संपूर्ण पूरे गांव का जो इलाज करते हैं, और उन्हीं के घर में एक ट्रांसजेंडर है संझा। और जो संझा जो है वो भी जड़ी बूटी का बखूबी पहचान रखती है और बहुत पूरे गांव का इलाज करती हैं। लेकिन वो जो पिता है वो उसको बचा कर रखते हैं समाज से, उससे सारी उन एहसासातों से बचा कर रखते हैं जो कि किसी भी मनुष्य के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन वो ये अपराध करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि समाज इन्हें बहुत अधिक दंश देगा। अगर समाज के सामने वो आती हैं, ये विकृतियाँ उसकी आती हैं, तो समाज उसे बहिष्कार कर देगा उसका। और जाने कैसी, हम जानते हैं कि समूचा समाज कितनी यंत्रणाओं से गुजरता है, उसकी मृत्यु भी कितनी यंत्रणा से गुजरती है। तो वो चाहते हैं कि वे किसी से ना घुले मिले ताकि उसके मन में प्रेम ही ना उपज पाए। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि जो मनुष्य का जो मौलिक अधिकार है, जो प्रेम है, वो उसी से वंचित कर दिया जाता है। तो इस बात का इस कहानी में बहुत तरीके से, बहुत प्रभावी रूप से इसका उल्लेख जिक्र किया गया है। यहाँ पर पिता की जो बात है वो मैं उद्धृत करना चाहूँगी कि लेकिन कोई बात नहीं, सतरंगा संसार देख लेने के बाद आँखों की रोशनी छिन जाए
तो जन्मांध से अधिक पीड़ा होगी। कि ये जो सतरंगा संसार है, यदि उसे देख लिया जाए और फिर जो संसार अपना ये जो समाज अपना विद्रूप चेहरा जो दिखा देगा और संध्या पर फिर जो गुजरेगी, तो ये जो बातें होंगी वो कितनी अधिक उसे टूटन दे देगी, कितनी अधिक त्रासदी दे देगी, कितनी अधिक किस पीड़ा से वो गुजरेगी, वो उसके लिए शायद बहुत अधिक हानिकारक होगा। इसलिए ये अपराध मुझे मंजूर है कि मैं उसे समाज से काट कर रखूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संध्या उस समाज के बीच जाती है, संध्या पूरे समर्पण से उसका विवाह भी होता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो वही समाज उसे एक तरह से उस पर हिंसा करने को उतारू हो जाता है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरे बाऊदी की चौकी पर सौंपाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत अधिक बेहतर हूँ, मैं तुम्हारी फिर भी सेवा करती रहूँगी। तो ये बहुत जो यहाँ पर सूक्ति कथन जो हैं वो एक आदर्श वाक्य के रूप में माने जा सकते हैं समाज के लिए। समाज की जो संकीर्ण सोच है, जो संकीर्ण दायरा है, जो संकीर्ण जो सामाजिक दीवारें इसने गढ़ दी है वर्ग विशेष के लिए, या लिंग सापेक्ष जो दीवारें गढ़ती है, उसके लिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ कहानियाँ का बात हम कर रहे हैं। कहानियाँ और भी बहुत हैं। अगर मैं लूँ, हर कहानी में देखते तो हम किरदार अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कहता है, सामाजिक रवैये के बारे में कहता है, इस तरह की बहुत सारी बात हैं। कादंबरी मेहता की एक कहानी है, इसी शीर्षक है, हिजड़ा कहानी के शीर्षक से ही, और वहाँ जो चरित्र है रागिनी, वो अपने माँ के जो अत्याचार है उनके बारे में सतत जूझती रहती है उनके माध्यम से, और शारीरिक शोषण भी जब उसका होता है तो उन सारी बातों पर ये कहानी लिखी गई है। और इस तरह जब इस कहानी को देखते हैं तो एक बृहत्तर कैनवास ये खड़ा करती है कि किस प्रकार जो है किन्नर वर्ग पर भी ये सारी ज्यादतियाँ जो हैं, क्योंकि उसमें स्त्री अंश स्त्रीण चीज़ें हैं, तो स्त्री होने की जो ज्यादतियाँ जो स्त्री झेलती है वो सारी चीज़ें भी ये उसे झेलनी पड़ रही है। इज्जत के रहबर की मैंने बात की थी, डॉक्टर पद्मा सिंह की ये कहानी है, और जो अपने वर्ग में रहते हुए स्त्री की किस तरह सुरक्षा करते हैं, ये इस कहानी में, इसमें इस वर्ग की पीड़ा, संत्रास और त्रासद स्थितियाँ तो है ही, साथ ही किस प्रकार ये एक स्त्री का रक्षक बनकर खड़ा होता है, अपनी आवाज़ उठाता है इस संदर्भ में, इस कहानी में ये देखने लायक चीज़ है। एक इसका उदाहरण है कि समाज में रहने वाले ग्रस्तों की इज्जत तो मौके बमौके उतरती रहती है। इज्जत के रहनुमा कहे जाने वाले दरअसल गुंडों से डरते हैं और अनजाने में रहबर बन जाते हैं, जिसका अंजाम भुगतती हैं उनके घर की बहन बेटियां। ये एक है। देखिए, इन जब कहानियों पर बात करती हूँ मैं, इन दोनों ही संकलनों की, जो हम भी इंसान में हैं और थर्ड जेंडर चर्चित कहानियाँ, तो जो शीर्षक है वही अपनी बात कह देते हैं। जैसे कि कौन तार से बीनी चदरिया, तो ये देह जो बुनी हुई है, आखिर कौन से तार से उस विधाता ने बुनी गई है। तो यहाँ पर, और जब हम इसकी बात करते हैं तो वो जो बुनावट है, जो संवेदात्मक जो रेशे हैं, वो कहीं ना कहीं कहानी में खुलते हुए से जान पड़ते हैं। तो समय मेरे ख्याल से हो रहा है, क्या मुझे रोक देना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हैं इन कहानियों में हमें देखने को मिलती है। ललित शर्मा की कहानी रतियावन की चाची की बात हम कर सकते हैं, महेंद्र भीष्म की कहानी त्रासदी की हम बात कर सकते हैं। ये सारी कहानियाँ जो हैं, नेग कहानी की हम बात कर सकते हैं। ये सारी कहानियाँ इस वर्ग की पीड़ा को कहीं ना कहीं उजागर करती हैं और बहुत सारी परतों पर खोलती हैं। हम अर्धनारीश्वर, मोहिनी, प्रणलला, मलिक काफूर जैसे हमने यहाँ पर हम बहुत सारे इतिहास में ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम समाज में क्या उनकी स्थापना कर पाए हैं, क्या हम उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर पाए हैं, ये सारी बातें अभी भी प्रश्न चिन्ह बनकर हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं और हमें इनका हल निकालना बाकी है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, विमर्श पर बात करते हैं, तो हमें मौजूदा लेखकों से, मौजूदा साहित्यकारों से ये हमें अपील करनी होगी कि ऐसे विषयों पर सतत लिखा जाए और उस तरह से लिखा जाए जिस तरह से
ये वर्ग सोचता है, जिस तरह से जिन पीड़ाओं को ये भोगता है, तो उन सब पे बात करना महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक कहानी, नेग कहानी की मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगी। जो नेग कहानी है उसमें जब हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो बात करते हैं, तो वहाँ पर घर में एक बेटी जन्म लेती है और उसके लिए वो नेक मांगने वो ये सुनकर पहुँच जाते हैं कि बच्चा जन्म लिया है, लेकिन उनकी स्थिति वहाँ पर नहीं है उस परिवार की कुछ भी देने को, तो वो वहाँ 500 का नेग स्वयं दे के जाते हैं और एक बड़ा संदेश यहाँ पर उसको देकर जाते हैं कि बेटी का जन्म तो अधिक बेहतर है, वो शायद तुम्हारी संवेदनाओं को अधिक बेहतरी से समझ पाएगी और इसके जन्म की तुम्हें बधाई। तो ये कहानी कहीं ना कहीं इस बात पर भी करती है कि ये बहुत हठी होता है ये वर्ग, या धनलोलुप होता है, कई बातें इस तरह की भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शायद अधिक मानवीय है और इनमें बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य मानवीयता का जो अतिरेक लिए हुए उपस्थित होती है, और जो हमारे बीच के ही ये जो लोग हैं, इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता, इन्हें मानवीयता के खांचों में ही हमें देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, वो उसकी बात करती है। ये सारी जो कहानियाँ जो हैं वो बार बार ये कहती हैं कि जो ये मानसिक रूप से ये जो हिजड़ा हो चुकी है दुनिया, मानसिक रूप से ये जो इस तरह की सोच रखने वाली दुनिया है, उसको किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, ये सारी कहानियाँ इस बिंदु पर महत्वपूर्ण रूप से बात करती है। तो अगर हम इन सब कहानियों को देखते हैं तो इस स्त्री के रूप में जो संघर्ष है वो सामने आता है, जो स्त्रीण प्रवृत्तियों के कारण जो थर्ड जेंडर को कौन कौन से संघर्ष झेलने पड़ते हैं वो चीज़ें सामने आती हैं, और जो जन्म से जो बहिष्कृत मानसिकता झेलते हैं वो समाज की, वो सारी चीज़ें सामने आती है। जब हम इन्हें पढ़ें तो या ऐसी रचनाओं को पढ़ें तो हमें केवल और केवल लैंगिक परिप्रेक्ष्य में ये अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, हमें सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, हमें भाषिक अध्ययन की दृष्टि से बात करनी पड़ेगी, और इस दृष्टि से बात करते हुए इस विषय को देखना पड़ेगा। हम एक अलग नज़रिए से या हम तय मापदंडों के माध्यम से इसे नहीं देख सकते, हमें एक अलग नज़रिया एक विकसित करना पड़ेगा, एक नई दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी, और वहीं पर ये बात हम देख सकते हैं। मेरे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हैं, एक मेरी विद्यार्थी है और शायद वो इस मंच पर आए, लेकिन यहाँ पर जो उसका एक स्टेटस है सीधा कि आई एम ट्रांसपेरेंटली ट्रांस वुमेन, तो देखिए कितना अधिक प्रतिरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, जो लगभग रोज उनकी नियति है। तो इस तरह की जब ये जो चीज़ें जब जिन चीज़ों से गुजरती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, उनकी जो समस्याएं हैं उनको कम करने का प्रयास समाज को यहाँ पर करना पड़ेगा, और समाज को उस तरीके से आगे आना पड़ेगा। निसंदेह सरकार प्रयास कर रही है, एक अलग उनके लिए विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाज से काट कर उनको रखा जाना चाहिए। समाज में वो दृष्टि विकसित की जानी चाहिए कि एक मानव के रूप में उसे स्वीकार करे, और चाहे वो ट्रांस वुमेन है, ट्रांस मेल है, उसे उसी रूप में उसे स्वीकार्यता दी जाए, उसकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाएं। वो पुरुष है या स्त्री, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, उसका निजी मामला है, उसका जन्म सापेक्ष अधिकार है, हम उसे उससे वंचित नहीं कर सकते। और इस तरह हमें देखना होगा। ये कहानियाँ ये पड़ताल करती है, और हिंदी का जो कथा साहित्य है निसंदेह आगे और बातें करेगा। मैं अरुंधति रॉय के ही उस ख्वाबगाह से ही मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, जो उन्होंने एक ऐसे बच्चे पर लिखी है कि वहाँ पर प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या ये मुमकिन है, ये कहा जाता है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने बच्चे को देखकर डर जाए। जहांआरा बेगम डर गई। जहांआरा बेगम माँ हैं और ऐसे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है। उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उन्हें अपना दिल सिकुड़ता हुआ और हड्डियां राख होती हुई लगी।
ये एक पीड़ा हो सकती है माँ की, उस बच्चे के भविष्य में उसे कौन कौन से दर्द तकलीफ को सहना पड़ेगा, ये वो आशंकित है, वो भयभीत है। ये पहली प्रतिक्रिया। दूसरी प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने एक बार फिर से देखा कि देखने में कोई चूक तो नहीं हुई है, वो उसे जांच लेना चाहती है, वो अपने आप को भ्रमित सिद्ध करना चाहती है वहाँ पर। ये दूसरी प्रतिक्रिया है। तीसरी प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने अपने ही रचे हुए से मुंह फेर लिया। देखिए, माँ जो सृष्टि की अगर कहें तो जो सहेजने वाली हैं, कृति को जो जन्म देने वाली हैं, वही उससे मुंह फेर लेती है, जिससे उनके पेट में ऐंठन हुई और टांगों से दस्त की एक पतली धार बह निकली। चौथी प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने खुद को और अपने संतान को खत्म करने के बारे में सोचा। यहाँ समाज आ गया, यहाँ परिवेश आ गया, जो किसी भी व्यक्ति की बढ़त में, उसकी अस्मिता के स्वीकार्य में प्रश्न चिन्ह लगाता है और उसके लिए मानक सिद्ध करता है कि उसके उठने, बैठने, रहने, चलने, फिरने, बात करने का तरीका क्या होगा। यहाँ ये समाज आ जाता है और ये सब भी इन कहानियों में प्रतिध्वनित हुआ है, इसलिए मैं ये बातें कह रही हूँ। पांचवी प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने बच्चे को आगोश में लिया और जिस दुनिया को वे जानती थी और जिन दुनियाओं के वजूद से अनजान थी, उनके बीच किसी दरार से नीचे गिरती चली गई, एक रसातल के अंधेरे में चक्कर खाती हुई। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो इन कहानियों को पढ़ने पर आती हैं। आगे बहुत सी कहानियां हमें, बहुत सी रचनाएं इस विमर्श को, इस पीड़ा को, इस त्रासद स्थितियों को उल्लेखित करती हुई मिलेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये वर्ग खुद आगे आए। हालांकि अभी जो शिक्षित हैं उनका जो संख्या है वो बहुत कम है, तो ये संभावना भी कम है कि उनका रचा बहुत अधिक प्रकाश में आ पाएगा। लेकिन जितना प्रकाश में आया है और अधिक प्रकाश में आए, ताकि जो प्रामाणिक अनुभूति है उससे हम सभी एक में खो पाएँ, उसको हम छू सकें, उसको कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं अभिभूत हो सकें। ये मेरा आग्रह रहेगा इस वर्ग से कि खूब पढ़े लिखें और समाज में जब वो जैसे हैं वैसे बने रहें। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो, वैसे तो यहाँ पर सभी बहुत जानकार हैं इस विषय पर, फिर भी अगर मेरे बाबत कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। ये आप जितनी ये देखिए, ये कहानियाँ हैं, हम भी इंसान हैं, थर्ड जेंडर चर्चित कहानियाँ हैं और अनुदित कहानियाँ की है। अगर इस पे बात करूँगी तो एक और व्याख्यान हो जाएगा। पंजाबी से अनुदित कहानियाँ हैं और इसमें हम जिनस, ऊंचा बुर्ज, लाहौर का जैसी बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। इन पे बात संभवतः इस व्याख्यान में नहीं हो पाई है और ये सारे विकास प्रकाशन से आए हैं और वाङ्मय पत्रिका ने इन पे सभी पे बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो आप सभी इन कहानियों को पढ़ें। और शुक्रिया शगुफ्ता जी, और फिर से फिरोज जी, शगुफ्ता जी, विकास प्रकाशन और वाङ्मय इस मंच का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया, इस विषय पर बात करने का मौका दिया और इस विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। हम सभी इस विषय के पर और इस वर्ग के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है और सभी के लिए खूब शुभकामनाएं। नमस्कार।